वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। देश पर कोरोना की भयानक मार पड़ी है, मगर दिल्ली और मुंबई कोरोना से कराह रहे हैं। दोनों महानगरों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बेहिसाब ढंग से बढ़ रहा है। हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोरोना ने मानो ठान लिया है कि देश के दो सबसे बड़े महानगरों में प्रलय मचा देगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कोरोना का संक्रमण बेतहाशा फैल रहा है। पहले दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में 24 घंटे में 2909 केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 2,233 लोगों की मौत हो गई है। मगर दिल्ली सरकार ने ठाना है कि कोरोना को हराना है। दिल्ली से कोरोना को परास्त करने के लिए पूरा दमखम झोंका जा रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। जो हाल दिल्ली का है वही हाल महाराष्ट्र का भी है। पहले महाराष्ट्र के आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित पाए गए। सूबे में 24 घंटे में संक्रमण से 113 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 1,35,796 लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,283 लोगों की मौत हो गई। मगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मार मुंबई पर पड़ी है। मुंबई में 24 घंटे में 198 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में संक्रमण से 46 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 67,586 लोग संक्रमित हुए। मुंबई में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,737 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके इसलिए बीएमसी ने रैपिड एक्शन प्लान के तहत मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च किया। बीएमसी ने 50 एम्बुलेंस लगाई है जो तुरंत मदद करेंगी। साथ ही बीएमसी ने अब डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा स्लम एरियाज कंटेनमेंट जोन है। एम्बुलेंसेज अरेंज की जा रही है जो बिल्डिंग एरिया से स्वैप कलेक्शन करेगी, और मुंबई जो बाकी की है वो अनलॉक में रहेगी, लेकिन इन इलाकों में कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिंजेंट करके एक लॉकडाउन जैसा पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए। मुंबई में स्थिति गंभीर है, मगर अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नियम मानिए और इस महामारी से बचे रहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। राजस्थान की पाली में कार बारिश के बाद जलमग्न हुए रेल अंडरपास में फंस गई। अंडरपास के नीचे पानी इतना ज्यादा था कि कार उसमें फंसकर रह गई, और इसके बाद आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ट्रैक्टर और रस्सियों की मदद से कार को अंडरपास से बाहर निकाला जा सका। दरअसल कार ड्राइवर को लगा कि अंडरपास के नीचे पानी इतना ज्यादा नहीं है और इसीलिए उसने कार अंडरपास में उतार दी। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह में बड़ी खबर पहले जम्मू कश्मीर से जो आई है, जहां पर आज फिर 2 आतंकियों का सफाया किया गया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकियों की इस बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक जवान भी शहीद हुआ है। एनकाउंटर पुलवामा के बंदजू इलाके में हुआ। सर्च ऑपरेशन जारी है। खुफिया जानकारी के बाद ही सुरक्षा बलों ने बंदजू इलाके को घेरा था, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसका जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी था, लेकिन इसी दौरान 2 आतंकवादी जो वहां पर छुपे हुए थे जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद
सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। अशरफ वानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी, आए दिन हर दिन सुबह की सबसे बड़ी खबर यही होती है कि आतंकी ढेर हो गए, आतंकी मारे गए, और इस बीच ये भी बड़ी खबर है कि सरहद के उस पार बहुत सारे ऐसे आतंकी हैं जो घुसपैठ की फिराक में भी हैं। एक तो 8 मिलिटेंट जो हैं कश्मीर में अलग अलग ऑपरेशंस में मारे गए, वो भी तब जबकि पूरे देश और दुनिया में कोविड के विरोध में लड़ाई चल रही थी, लॉकडाउन्स थे और अब चीन पर विवाद जो बना है। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई कोताही नहीं बरती या कोई कमी नहीं लाई ऑपरेशंस में जो आतंकवाद के खिलाफ है। जो आज सुबह इनकाउंटर हुआ ये दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के बंडजू गांव में हुआ, जब सुरक्षा बलों को यह जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं। उसके बाद तलाशी अभियान वहां शुरू हुआ। जहां पर खबर थी सुरक्षा बलों को, उसी घर से सुरक्षा बलों पर गोली चली जिसमें एक सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ और बाद में उसने दम तोड़ा और 2 आतंकी इस घर में छुपे थे जो स्थानीय है, दोनों मारे गए हैं। और रविवार को भी श्रीनगर में एक मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। तो पुलिस और प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जब तक सफाया नहीं होगा मिलिटेंसी का जम्मू कश्मीर से, तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। बिल्कुल नवजोत। अशरफ, नजरा बना रखे, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सभी आतंकियों को खत्म किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। गलवान घाटी और फिंगर 4 में भारत चीन की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन के आग्रह पर ही सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडर्स की बैठक हुई। 11 घंटे तक ये लंबी मैराथन बैठक चली, बातचीत हुई दोनों के बीच। सूत्रों के मुताबिक सैन्य अफसरों के बीच आज भी बात हो सकती है। भारत ने मीटिंग में साफ कह दिया है कि चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटाए और पहले की पोजीशन पर ही लौटे। चालबाज चीन को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना LAC पर पूरी तरह से तैयार है। भारतीय सेना के मनोबल को देखकर अब चीन भी समझ गया है कि उसकी कोई चाल यहाँ चलने वाली नहीं है, लिहाजा फिर वो बातचीत के रास्ते पर आ गया है। सोमवार को दोनों देशों के कोर कमांडरों ने 11 घंटे लंबी मीटिंग की। ये मीटिंग चीन के हिस्से वाले मोल्डो में हुई। बैठक के लिए आग्रह चीन की सेना ने किया था। सूत्रों के मुताबिक आज फिर बैठक हो सकती है। सोमवार को सुबह 11 बजे शुरू हुई बैठक देर रात खत्म हुई। भारत की तरफ से टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की तरफ से मेजर जनरल लियो लिन बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत ने LAC पर पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। चीन की सेना को 5 मई से पहले की स्थिति पर लौटने को कहा गया। भारत ने चीन को LAC के पास बनाए गए सभी बिल्डअप खत्म करने को कहा है। हालांकि चीन पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहा है, लेकिन चीन की गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है। हिंदुस्तान की सेना भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सामने आकर खड़ी हो गई है। चीन ने भारत के खिलाफ दूसरा मोर्चा पेंगोंग त्सो झील पर खोला है, जहां फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना डेरा डाले है, जिसके सामने भारत के जांबाज सैनिक डटे हैं। इन तस्वीरों में साफ है कि भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। इस बीच चीन की मक्कारी को देखते हुए LAC पर भारत ने सेना को खुली छूट दे दी है, ताकि मौके की नजाकत के हिसाब से वो फैसला ले सके। सेना को 500 करोड़ का इमरजेंसी फंड दिया गया है, ताकि सेना कोई भी हथियार डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की सलाह से खरीद सके। इस फंड का मकसद खरीद में देरी की मुश्किलों को खत्म करना है। अब देखना है कि गलवान घाटी पर कब्जे की बदनीयत रखने वाला चीन अपने कदम कब पीछे खींचता है। श्रीनगर से शुजाउल हक और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ लद्दाख से गौरव सावंत, आज तक। और इस बीच देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मॉस्को में रूस के नेताओं के साथ मिलेंगे। चीन को कूटनीतिक के मैदान में भी चारों खाने चित्त करने की योजना है। रक्षा मंत्री इसी को अमली जामा पहनाएंगे और इस दौरे में भारत रूस से सैनिक साजो सामान की जल्द डिलीवरी की मांग भी करेगा और इस 7 एंटी मिसाइल सिस्टम को भी जल्दी देने के लिए कहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को की जमीन पर उतर चुके हैं। अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की कूटनीतिक चाल पर हैं कि वो चीन को कैसे चारों खाने चित करता है।
वैसे तो देश के रक्षा मंत्री मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होने गए हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि यहाँ असली मकसद रूस के साथ दशकों पुराने रिश्तों को फिर उसी मुकाम पर ले जाना है जहां संकट की हर घड़ी में रूस भारत के साथ खड़ा दिखता था। इस दौर में भारत रूस से सैनिक साजो सामान की डिलीवरी में और तेजी लाने की मांग कर सकता है। भारत S-400 ट्रायम्फ एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी में तेजी लाने के लिए रूस पर दबाव डाल सकता है। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। रक्षा मंत्री रूस से सुखोई 30, MKI, MiG-29, T-90 टैंक के कलपुर्जों की अर्जेंट सप्लाई की मांग करेगा। पहले इन कलपुर्जों की सप्लाई समंदर के रास्ते होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये अटकी पड़ी है। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह रूस से हवाई जहाज के जरिए जल्द से जल्द इन्हें भेजने की मांग कर सकते हैं। 3 दिन के इस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रूसी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा से लेकर रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी, लेकिन चीन के नेताओं से राजनाथ मुलाकात नहीं करेंगे ताकि उन्हें साफ संदेश जाए कि भारत गलवान घाटी में उनकी हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अभिषेक भल्ला के साथ गीता मोहन, आज तक। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा के पास लीलम जौहर घाटी को जोड़ने वाला लोहे का पुल टूट गया है और इस पुल का चीन के साथ टकराव के चलते सामरिक महत्व बहुत ज्यादा है। पुल टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क भी टूट गया। किसी खिलौने की तरह एक झटके में हजारों टन का ट्रक खाई में जा गिरा। कैसे हादसा हुआ, कैसे किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला, एक बार फिर से देखिए। एक तो ट्रक ही हजारों टन का, ऊपर से इस पर जेसीबी मशीन का भार। लोहे का पुराना पुल भला कैसे इस भार को उठाता। ऐसा लगा जैसे हादसे को न्योता दिया गया हो। ट्रक से पुल से गुजरते वक्त पीछे से आते इस शख्स को भी देखिए। किसी अनहोनी की आशंका से बिल्कुल अनजान ये ट्रक के पीछे चले आ रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर के साथ ये भी हादसे में बुरी तरह घायल हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत चीन सीमा के पास लीलम जौहर घाटी के पास ये पुल सामरिक स्थिति से महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पुल के टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव से संपर्क टूट गया है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन प्रशासन की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर पुल भारी वाहनों के लिए नहीं बना तो फिर ट्रकों की आवाजाही क्यों नहीं रोकी गई थी? क्यों हादसे को न्योता दिया गया था? पिथौरागढ़ से राकेश पंत के साथ आज तक ब्यूरो। कच्छ में मांडवी नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे कई गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित इलाकों की तरफ भेजा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के कच्छ की है, जहां मांडवी नदी कोहराम मचा रही है। नदी का पानी रिहायशी इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ मकान मांडवी नदी के पानी में घिर गए हैं। नगर पालिका की बचाव टीम ने खतरे की जद में आए ऐसे ही कई परिवारों को निकालने का अभियान शुरू किया। नगर पालिका की टीम मोटी रस्सी लेकर यहां पहुंची और फिर स्थानीय लोगों की मदद से रस्सी को नदी के इस छोर से दूसरे छोर तक बांधा गया। इसके बाद बाढ़ में घिरे मकानों से लोगों को निकालने का अभियान शुरू हुआ। पहले महिलाओं को निकाला गया, साथ में छोटे छोटे बैग में रखा जरूरी सामान भी उन तक पहुंचाया गया। लेकिन कच्छ में ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं था, क्योंकि उफनती गरजती मांडवी नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। पानी में पैर टिकाना मुश्किल था, लेकिन बचाव अभियान में जुटे निगम कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने धैर्य से काम लिया और कई घंटे की मशक्कत के बाद बाढ़ की विभीषिका में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया गया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं आज तक। अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मंदिर परिसर में ही शुरू हुई है। चंद भक्तों के बीच सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई, फिर दर्शन की शुरुआत हुई।
भगवान जगन्नाथ को रथ में बिठाकर पूरे दिन भक्त मंदिर परिसर में ही दर्शन कर सकेंगे। सिर्फ 10 लोगों को एक साथ मंदिर परिसर में आने की इजाजत मिलेगी। सोशल डिस्टेंसिंग और थर्मल चेकिंग के बाद ही भक्तों को मंदिर में आने की इजाजत होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां अहमदाबाद में हो चुकी थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अहमदाबाद में नहीं निकलेगी। दरअसल मंगला दर्शन के साथ आज सुबह भगवान जगन्नाथ के दर्शन यहां पे शुरू हुए। चंद लोगों के साथ यहां पे सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए भगवान जगन्नाथ के मंगला दर्शन आज सुबह शुरू हुए अहमदाबाद के जमालपुर जगन्नाथ मंदिर में। और ये रथ यात्रा बेहद खास भी रहती है, क्योंकि आज के दिन भगवान भक्तों को उनके द्वार पर दर्शन देने के लिए आते हैं। वैसे में आज अब जब कोरोना का काल चल रहा है, भगवान को मंदिर के अंदर ही लॉकडाउन में रखा जाएगा और मंदिर परिसर के अंदर भगवान के रथ रखे जाएंगे, जहां पे भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को रथ में बिठाया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंस के साथ पूरे दिन 10-10 लोगों को भगवान के दर्शन करने के लिए अंदर आने दिया जाएगा, जिसके लिए उनका थर्मल स्कैनिंग भी होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंस को भी पूरी तरीके से मेंटेन करवाया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।